हेलो एवरी स्टूडेंट। तो आज हम फिर बात करते हैं कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय वही फर्स्ट चल रहा है हमारा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कण जो होते हैं उनकी 3 अवस्था होती है पदार्थ की, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, 4.1 तापमान परिवर्तन का प्रभाव। मतलब जो पदार्थ जो होते हैं वो जिस अवस्था में होते हैं उस अवस्था में तापमान का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, या जो है तापमान जब परिवर्तन होता है तो जो पदार्थ होता है उसकी अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए हम बात करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे ठोसों की। ठीक है, पहला हमने यही पढ़ा था ठोस। ठीक है, ठोस की अगर हम बात करते हैं तो ठोस के अणु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल पास पास। ठीक है, एक दूसरे से सटे हुए। ठीक है, ठोस का मैंने उस दिन आपको उदाहरण भी दिया था। तो हम ठोस की अगर बात करें तो जब ठोस को, जब भी ठोसों का तापमान जब परिवर्तन होता है तो ये क्या करने लगते हैं, ये गति करने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी ऊष्मा जब ऊर्जा के रूप में इनको प्रदान की जाती है, जब भी ताप इन चीज़ों का जब बढ़ाया जाता है तो क्या होने लगते हैं, इसके कण दूर दूर होने लगते हैं। ठीक है, दूर दूर होने लगते हैं या फिर कंपन होने लगते हैं। ठीक है, और अधिक स्वतंत्र अवस्था में ये हो जाते हैं, ये अभी जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही इनको ज़्यादा ताप दिया जाता है, ताप इनका बढ़ाया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, दूर दूर होने लग जाते हैं। मतलब इनके बीच का जो आकर्षण बल रहता है, कोई भी चीज़ कब जुड़ी रहती है, जब उनके मध्य क्या हो, आकर्षण बल ज़्यादा होता है तो वो जुड़ी हुई रहती है। तो ऊष्मा जब इनकी ज़्यादा दी जाती है, इनको तापमान जब ज़्यादा दिया जाता है तो क्या होता है, इनके जो बीच आकर्षण बल होता है वो कम होता चला जाता है और ये अपनी स्वतंत्र अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जब ठोसों का तापमान जब बढ़ाया जाता है तो आपने देखा होगा कि वो जब तापमान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, बढ़ता जाता है तो क्या हो जाता है, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि ये जो है ठोस जो होता है वो द्रव बनकर पिघलने लगता है, पिघल कर जो है बहने लगता है। ऐसी स्थिति एक आ जाती है। तो हम बात करते हैं जब न्यूनतम ताप, एक ऐसा ताप जिस ताप पर कोई ठोस द्रव बनकर बहने लगे, हम उसे उसका क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ये आपके बुक में डेफिनेशन दी है, आप पढ़ें। ठीक है, एक ऐसा तापमान, एक ऐसा निश्चित तापमान जिस ताप पर क्या हो, ठोस पिघल जाए, हम उसे उसका क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, आगे बात आती है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं, ट्रेन की पटरी आपने देखी होंगी कि जब 2 ट्रेन की पटरियों को जब जोड़ा जाता है तो उनके मध्य एक जो है रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है, वो इसीलिए छोड़ा जाता है कि जब गर्मियों के जब दिन आते हैं और तापमान जब बढ़ता है तो जो ट्रेन की जो पटरी होती है वो फैलने लग जाती है। ठीक है, ठीक है, उस पर क्या होता है, तापमान का प्रभाव पड़ता है तो फैलती है, तो फैलने से वो स्थान क्या हो जाती है, वो घेर लेके वो स्थान बढ़ जाता है। अगर वो स्थान नहीं छोड़ा गया तो जो ट्रेन की पटरी होगी, ठीक है, जब तापमान बढ़ेगा तो ट्रेन की पटरी हो जाएगी, टेढ़ी आड़ी हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, बीच में उसके रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात थी ताप। आगे अगर हम बात करते हैं कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। मतलब एक ऐसा तापमान जो है, जब कोई ताप किसी ठोस को दिया जाता है तो उसका जो है निश्चित रहता है तापमान। ठीक है, मान के चलिए कि मेरे पास ये कोई ठोस है, ठीक है, तो इसका एक जो तापमान होगा वो निश्चित होगा कि इतने ताप पर ये पिघल जाएगा। जैसे हम बर्फ़ की अगर बात करें कि बर्फ़ जो होता है वो ठोस अवस्था होती है, पानी की ठोस अवस्था होती है। अगर उसको हम, उसका तापमान जब धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाता है तो वो क्या होता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम उसके गलनांक की अगर बात करें, बर्फ की अगर गलनांक की हम बात करें तो उसका जो गलनांक होता है वो होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, इतने ताप पर बर्फ जो होता है पानी के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो इसका तापमान क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, ऐसे ही हर एक जो भी ठोस वस्तु है उसका तापमान निश्चित होता है कि इतने ताप पर ये क्या हो जाएगी, पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। ठीक है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ चली जाती है, उसकी मतलब बर्फ जब पिघल रहा है तो उसमें जो उसको जो ऊर्जा दी गई है
वो कहाँ चली जाती है? जब आपने कोई चीज़ जब गल रही होती है तो आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता, ठीक है, जिस प्रक्रिया जो भी आप जिसमें आप प्रक्रिया कर रहे हैं उस प्रक्रिया में ये आप देख पाओगे कि जो ऊर्जा इनको दी गई, ठीक है, तो जब ऊर्जा इनको दी गई तो ये जो बर्फ होता है वो पिघलकर पानी बन गया। लेकिन जो ऊर्जा हमने इनको दी थी, अब बात आती है ऊर्जा गई कहाँ, ठीक है, तो वो ऊर्जा जो होती है, तो अगर हम बात करें तो पानी, आपको पता है कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि पानी जो होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और कितने डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है। तो हमें पता था कि पानी जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है, ठीक है। तो अगर हम पानी की बात करें तो कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपको दिया है केल्विन में और ये दिया आपको 0 डिग्री सेल्सियस में। सेल्सियस में दिया है, ये केल्विन में। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो उसमें कितना केल्विन होगा? उसमें होता है 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री के बराबर क्या होगा? 273 केल्विन होगा, ठीक। तो यहाँ क्या, जो बर्फ का जो गलनांक है वो कितना है? 273.15 केल्विन। तो आप यहाँ से एक बात निश्चित कर सकते हो कि पानी का जो द्रव्यमान होता है या पानी की जो ऊष्मा होती है, पानी की जो ऊष्मा रहती है वो गुप्त ऊष्मा रहती है। पानी में भी ऊष्मा होती है लेकिन वो कैसे होती है? गुप्त ऊष्मा के रूप में होती है। तो यही होता है जब हम किसी ठोस को ऊर्जा जब देते हैं तो वो क्या हो जाती है, जिस भी पदार्थ में वो बदल रहा है, जिस भी अवस्था में बदल रहा है उसमें वो ऊर्जा क्या हो जाती है? गुप्त ऊर्जा के रूप में अवशोषित कर ली जाती है। जैसे हमने यहाँ बर्फ को जब ऊष्मा दी तो वो क्या बन गया? पानी बन गया। और तो जो पानी के जो कण थे, जो ऊष्मा उसे दी गई थी, उन कणों ने उस ऊष्मा को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। और अवशोषित करने के बाद जो है उसे अपने अंदर गुप्त ऊष्मा के रूप में रहने दिया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जल के लिए यह तापमान कितना होता है। जल के लिए अगर हम तापमान की बात करें तो ये होता है 373 केल्विन, ठीक है। 373 केल्विन जो कि होता है 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 100 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है? 373 केल्विन हो जाता है। अगर हम 373 केल्विन की बात करें यानी 100 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस की अगर आप बात करोगे तो 373 तो क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे हो गया, ठीक है। कितने हुआ? 373 0 डिग्री सेल्सियस पर। आपने इसमें प्लस क्या कर दिया? 100 ऐड कर दिया। कितना? आप 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हो तो 100 डिग्री यहाँ पे आपने 100 ऐड किया तो आपका कितना हो जाता है? 373 केल्विन हो जाता है। ये जो है आपका जो पानी का आपका जो है क्वथनांक है 373 केल्विन। अगर आप पानी को 373 केल्विन पर अगर गर्म करते हो तो वो क्या होने लग जाता है? उबलने लग जाता है। 373 केल्विन का हो गए या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, यही आज का आपका पॉइंट था। अगला देखिए, आप एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, एक और पॉइंट है कि जब आपने देखा होगा कि जब किसी को जैसे कोई ठोस पदार्थ है तो हमने उसे क्या दी? ऊष्मा दी, तो वो द्रव अवस्था में बदल जाता है, ठीक है। द्रव अवस्था में आया, इसके बाद अगर आप उसे और ऊष्मा देते हो तो वो गैसीय अवस्था में चला जाता है, ठीक है। अवस्था बदली, ठीक है। ठोस था, ठोस से आपने उसे यहाँ पे गर्म किया तो वो किस में बदल गया? जो है द्रव में बदल गया। द्रव से फिर आपने उसे गर्म किया तो वो किस में बदल गया? यहाँ पे आपका गैस में बदल जाता है गर्म करने पर, ठीक है। अब उसी प्रोसेस को अगर आप थोड़ा विपरीत करते हो, जैसे हम पानी को ही लेते हैं, मान के चलिए बर्फ है, बर्फ को आपने, वो ठोस था, गर्म किया, द्रव बन गया, ठीक है। इसके बाद और गर्म करोगे, जब उबलने लगेगा तो गैस बनकर, भाप बनकर के होने लगेगा, जो है उड़ने लग जाएगा। अब उसी का आप जो है आप विपरीत करोगे तो जब भाप जो होता है, पानी जो होता है वो भाप के रूप में रहता है, तो आप उसे क्या करना, आप अगर उसे थोड़ा जो है शीतल या ठंडा करोगे तो वो क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है।
जैसे आपने देखा होगा जब आपके घर में जो है आप चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के बर्तन के ऊपर जब भी आप उस कोई ढक्कन वगैरह रख देते हैं तो क्या होता है, उस पर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। तो आपको इससे पता चलता है कि जो ऊपर जाने वाला जो पानी है, जो गैस है, वो पानी ही है। ठीक है, तो जैसे ही आपने गैस उस पानी को ठंडा किया तो वो क्या बना, द्रव। ठीक, अब जैसे ही वो द्रव अवस्था में आया यानी पानी बन गया वो, अब जैसे ही पानी को आपने और ठंडा किया तो वो क्या बन जाता है, वापस से बर्फ बन जाता है, यानी कि वो ठोस अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है पदार्थों का क्रम चलता है। चलिए, ये था आपका ठोस। ओके, आगे हम पढ़ेंगे द्रव परिवर्तन का प्रभाव। आगे हम बात करते हैं 1.4.2। अभी हमने तापमान परिवर्तन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव, मतलब पदार्थ पर जो है दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप सभी ने पढ़ा है गैस। ठीक है, गैस जो होती है आपने पता है कि वो, आपको पता है वो सिलेंडर में भरी जाती है। ठीक, तो जब किसी गैस को किसी सिलेंडर में जब भरा जाता है तो उसका जो है दाब ज़्यादा बढ़ाया, दाब उसको ज़्यादा दिया जाता है, उसका तापमान जो होता है वो कम होता है। यानी किसी भी गैस को किसी सिलेंडर में भरने के लिए दाब बढ़ाना पड़ता है और ताप उसका क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। ठीक है, जब भी किसी भी पदार्थ पर दाब जब डाला जाता है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं CO2 के बारे में, आप सबने सुना होगा, तो CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे उच्च दाब के साथ एक सिलेंडर में जब भरा जाता है, जब इसे उच्च दाब के साथ सिलेंडर में जब भरा जाता है तो जब वायुमंडलीय दाब, और अभी तो हमने इसे क्या किया, एक सिलेंडर में भर दिया उच्च दाब के साथ, और वायुमंडलीय दाब कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर जब होता है तो जो CO2 होती है वो सीधे दाब के कारण ठोस होती है, ये ठोस होती है सिलेंडर के अंदर। दाब के कारण क्या होगा, इसका जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, ये सीधे द्रव में ना बदल करके सीधे किस रूप में बदलेगी, गैसीय रूप में बदल जाती है। ठीक है, ठोस से सीधे कहाँ पहुँचेगी, ये गैसीय रूप में पहुँचेगी। ठीक है, दाब के कारण, दाब, इसका दाब ज़्यादा होता है, ज़्यादा दाब से ये सिलेंडर में भरी जाती है। ठीक है, फिर वायुमंडलीय दाब कितना होना चाहिए, 1 एटम यानी 1 एटमॉस्फेयर। अगर वायुमंडलीय दाब है तो ये ठोस से सीधे कहाँ पहुंच जाएगी, गैसीय अवस्था में पहुंच जाएगी। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोला जाता है। ठीक है, यहाँ आपको एक और आपको मैं यहाँ थोड़ा सा एक और पैराग्राफ अगर आपको बता दूँ कि ठोस होता है, यहाँ आपका जो है ठोस एक कोई पदार्थ है, उसे आपने दाब दिया तो वो द्रव बना, ये संलग्न के बाद होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपने उसे दाब दिया तो वो है गैस में बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाष्पीकरण। ठीक है, बाष्पीकरण आप इसके बाद पढ़ोगे। इसके बाद आपने उसका ऊर्ध्वपातन जब किया, ऊर्ध्वपातन, ठोस का अगर डायरेक्ट आप ऊर्ध्वपातन कर दो तो वो गैस में बदल जाता है, और अगर उसे गैस से वापस ठोस में बदलना है तो आप उसका क्या कर दो, निक्षेपण आप उसका कर दो, तो वो क्या हो जाता है, गैस से वापस जो है ठोस में बदल जाता है। ये पैराग्राफ आपको बनाना है, बना करके अपनी बुक में और मुझे भेजना है। ओके, ठीक है, ये था आपका दाब परिवर्तन। आपको पता है आपके घर में जो सिलेंडर होती है और उसके अंदर जो गैस भरी होती है उसे भी अधिक दाब के साथ सिलेंडर में भरा जाता है, ताकि वो क्या करे, जब सिलेंडर जो है जब आपका ख़त्म होने लगता है तो कहाँ आए, ऊपर आए, इसलिए उसे अधिक दाब के साथ जो है भरा जाता है। अगला आपका आता है बाष्पीकरण। बाष्पीकरण से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। बाष्पीकरण की अगर हम बात करें तो हम बादल का बनना या बारिश का होना उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि बादलों से बरसात होना ही क्या है, एक बाष्पीकरण का उदाहरण है। आपको पता है कि जब जो है पानी अधिक जब गर्म हो जाता है, ठीक है, जब पानी अधिक गर्म होता है तो भाप बनकर क्या होने लगता है, उड़ने लगता है ऊष्मा के रूप में। ठीक, तो पानी जब बाष्पीकरण होता है, वो बाष्पीकरण तो होके उड़ने जब लगता है और ऊपर जाकर वो क्या होने लगता है, फिर से जमने लगता है। ठीक है,
जम जाता है, फिर उसके बाद वो संघनन प्रक्रिया होती है और उससे बारिश हो जाती है। तो सिर्फ हमारा सिर्फ यहाँ पे जो पढ़ने का है वो इतना ही है कि वाष्पीकरण क्या है। तो वाष्पीकरण की अगर हम बात करें तो जब पानी को क्या किया जाता है, जब ताप अधिक दिया जाता है, ठीक है, पानी को क्या करें हम, ताप अधिक दें, तो पानी क्या होता है, वाष्पीकृत होने लगता है। आपको ही पता है, आपने जो है पानी गर्म जब किया होगा तो पानी गर्म करने के लिए जब हम जैसे ही उसे हीटर पे रखते हैं तो वो गर्म होने लगता है, और ज़्यादा ही गर्म होने के बाद वो क्या गर्म करने लगता है, जो है भाप बनकर उड़ने लगता है। तो जो भाप बनकर जो पानी का उड़ना है वही क्या कहलाता है, हमारा वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यही आज का आपका वर्क था, यही आपका आज का पार्ट था। आगे अगर मैं बात करूँ होमवर्क की, तो आपको पहला तो पैराग्राफ आपको बना के भेजना है, और यहाँ पे दिया है आपका प्रश्न जो है दिए हैं आपके 1, 2, 3 और 4 पेज नंबर 9 पर, ये आपको करना है, आपकी नोटबुक में नोट करना है और मुझे भेजना है। ओके, देखिए आपका पेज नंबर 9 पे एक पहला जो प्रश्न दिया, पहला दूसरा मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ, आपको करना है। ठीक है, चलिए, जैसा पहला दिया है आपका, पहला है आपका निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। केल्विन में दिया है, उससे आपको क्या करना है, सेल्सियस में बदलना है। तो आप उसे किस प्रकार बदल सकते हैं, ठीक है, क्या करोगे आप, कितना दिया है आपको, 300 केल्विन में दिया है। ठीक है, जब भी हमें केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, वो जितना दिया है हमें उसमें से हम क्या करेंगे, 273 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब 300 माइनस 273 क्या करना है आपको, जो है माइनस करना है। तो आपका कितना आएगा यहाँ पे, आप इसको माइनस करोगे तो आपका जो है 27 डिग्री सेल्सियस। 300 में से आप क्या करोगे, 273 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ आपका आ जाता है। यही क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में आपका परिवर्तित हो जाता है। जितना भी हो, यहाँ जितना भी केल्विन में दिया है उसमें से क्या करना है, 273 माइनस करना है, जो आंसर आए वो आपका सेल्सियस में बदल जाता है।